सुनील हालाखंडी और आपका स्वागत है मेरे इस न्यूज़ चैनल व्यूज़ फ्रॉम सुनील हालाखंडी में, यानी सुनील हालाखंडी के व्यूज़ में। वंदे मातरम। देश में कोरोना का जो महामारी है वो काफ़ी फैली हुई है और इसका विकराल रूप ले लिया है। और इसमें स्ट्रेट अवे जैसे जो रोल होना चाहिए विरोधी पार्टी का एक सकारात्मक रोल होना चाहिए, और वो यहाँ पे नहीं है। वो केवल सरकार को केवल क्रिटिसाइज़ कर रही है, कभी ऑक्सीजन के लिए, कभी टीकों के लिए, टीकाकरण के लिए, विभिन्न विषयों पर। जबकि होना ये चाहिए था कि वो बिल्कुल सकारात्मक रहे, और यदि वो सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं हो सकते तो कम से कम प्रॉब्लम को और क्रिएट तो नहीं करे और बढ़ाए तो नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे देश में बीजेपी की ही सारे राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कम से कम 3 राज्यों में तो कांग्रेस की सरकार है, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, और 2 और राज्यों में वो एक सहायक के रूप में है। तो और इन मुख्यतः इन 3 राज्यों में बताते हैं कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में काफ़ी फैला हुआ है कोरोना। तो उसे एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और सरकार से सहयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुंचे, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता है। उधर केजरीवाल है, वो केवल अपने एडवर्टाइजमेंट्स में लगे हुए हैं, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, और वो भी कोई मौका नहीं चूकते हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली देने का या उनको किसी तरह से एक कोई विवाद खड़ा करने का। खैर, मैं विपक्षी दलों की बात नहीं करूँगा, लेकिन विपक्षी दलों के लाइन पर ही जो हैं वो हैं समाचार पत्र हैं। आज मैंने यहाँ दैनिक भास्कर का हेडिंग सुना, उसमें जो टीकाकरण का जो तीसरा चरण है, जो 1 तारीख, तीसरा या 14 चरण कहेंगे, जो 1 तारीख से शुरू होगा, जिसमें 18 साल के ऊपर के सभी वयस्कों को टीका लगाने का प्रावधान है 1 तारीख से। उसका रजिस्ट्रेशन कल होना था। और ये भी एक सत्य है कि शायद भारत के पास अभी उचित मात्रा में टीके नहीं हैं। तो दैनिक भास्कर वो लिखता है, उसकी हेडिंग है कि हम तो तैयार है सरकार, टीका तो दीजिए। यानी कि आपके पास टीका तो है नहीं, आप लगाने की क्या बात कर रहे हैं। यानी वहीं पे भी वो सरकार की आलोचना कर रहा है और ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो एक लिबरल वामपंथी पत्रकार है जो कांग्रेस द्वारा कंट्रोल है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी ऐसी ही बातें करते हैं। अब उसके अगर मैं दूसरी उधर देखिए तो नई दुनिया एक पेपर है। नई दुनिया कहता है कि कल टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और अब तक करीब 70 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका शेड्यूल आए, शेड्यूल का उनको इन्फॉर्म करें कब वो जाके टीका लगाए। यानी एक तरह से ये पॉजिटिव तरीका होता है, एक सकारात्मक संदेश देने का होता है लोगों को। और इस संकट की घड़ी में आप जितने सकारात्मक वाइब देंगे उतना ही लोगों को उससे राहत मिलेगी, नहीं तो लोगों को तकलीफ बढ़ती जाएगी। तो आप ये देखिए, इसी तरह की बातें अपोजिशन भी जो अपोजिशन पार्टियां वो भी कर रही हैं। हालांकि अब मुख्य प्रखर रूप से केवल जो अपोजिशन कर रहा है वो केवल कांग्रेस कर रही है और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिनके कहीं न कहीं अंतर्मन से प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है। पर पिछले 2 चुनावों में नरेंद्र मोदी या बीजेपी या अमित शाह कंबाइन ने उनसे दिल्ली में हार कर उनको दिल्ली में ही एक सीमित करने की राजनीति जो खेली है उसमें वो सफल हो रहे हैं। वो दिल्ली से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और अब 2 मई को जब बंगाल के चुनाव परिणाम आ जाएंगे और ममता बनर्जी का स्टेट में कोई रोल नहीं रहेगा, हालांकि वो अपनी राजनीति बंगाल कलकत्ता में बैठ के ही करेगी। और वो यहाँ तक कि जब केंद्र में मंत्री थी तो भी वो ऑफिस अपना कलकत्ता से ही चलाती थी, केंद्र की राजनीति भी वो कलकत्ता से बैठ के करती थी। तो अब ये 2 ऐसे प्रतिद्वंदी हो जाएंगे जो प्रधानमंत्री, अपोजिशन में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई करेंगे। और हो सकता है कि जो कांग्रेस का G23 है वो भी छिटक कर आ जाए और एक तरह से एक गैर बीजेपी, गैर गांधी परिवार का एक गठबंधन बने, जिसमें शरद पवार भी हो सकते हैं। तो ये सब आउटकम होंगे, लेकिन इन सब पे आप राजनीति कीजिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन इस महामारी से लड़ने के लिए तो आप सब मिलकर एक काम कीजिए ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि विदेशों में क्या होता है। विदेशों में आपने कभी सुना है कि किसी अपोजिशन पार्टी के नेता ने या उन्होंने वहाँ की तालाबंदी का विरोध किया हो या टीकाकरण का विरोध किया हो? ये तो भारत में ही पॉसिबल है, या भारत में ही ऐसा होता है, क्योंकि अब विपक्षियों के पास न तो कोई मुद्दा रह गया और न ही कोई प्लान रह गया, और उनका जो मीडिया पे कंट्रोल है, लिबरल लेफ्ट वाली मीडिया
गया मेरे ख्याल से। मैंने जब ये पोस्ट किया था अपनी ये भास्कर की न्यूज़, उन्होंने भास्कर ने आज एक और फोटो दिया है कि एक महिला को अपनी 2 बेटियों के साथ ऑटो में दिखाया है कि वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन इनको कहीं भी 5 हॉस्पिटल में अब तक एडमिशन नहीं मिला है। तो भाई आपका जो संवाददाता है वो उनकी मदद करता ना, या केवल वो फ़ोटो खींचने के लिए ही वहाँ पे गया हुआ है? क्या उसके एक नौकरी करने के अलावा, नौकरी उसको इसलिए वो वहाँ पहुँच गया है क्योंकि उस पत्रकार को एक असेंशियल सर्विसेज माना गया है और उनको छूट है कहीं भी जाने की। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों पत्रकार, अगर खबर देना इज़ नॉट एन एसेंशियल सर्विस, मैं यहाँ तक समझता हूँ, उसको हटा देना चाहिए वहाँ पत्रकारों को। वहाँ जाके एक तरह से न्यूसेंस ही क्रिएट कर रहे हैं, गलत नेगेटिविटी ज़्यादा फैला रहे हैं। तो मैं पत्रकारों को बैन कर देना चाहिए। जो भी आपको खबर देनी है वहाँ स्टूडियो में बैठ के दें, जो भी विश्लेषण करना हो। डायरेक्ट रिपोर्टिंग तो कम से कम बंद हो ही जानी चाहिए। तो ये है। और सूरत से मेरे मित्र ने जब मैंने ये पोस्ट किया कि इंदौर में हेडलाइन है, तो उसने कहा कि सूरत का जो दिव्य भास्कर है, गुजराती पेपर, सूरत नहीं अहमदाबाद का, वो लिखता है कि सूरत में 40 टन गैस आई, इसमें से 10 टन मध्य प्रदेश को डाइवर्ट कर दी गई, केवल 30 टन ही 10 टन डाइवर्ट कर दी गई। वो ये नहीं कह रहा है कि 30 टन गैस सूरत को भी मिली, ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह की नेगेटिविटी, अगर यही पत्रकारिता का हार है, यही इसी तरह से अपने आप को तीसरा स्तंभ करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें कई लोग मेरे जैसे हम बोल रहे हैं या आपको समाचार दे रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। यही हाल टीवी चैनल्स का भी है। टीवी चैनल्स भी कहीं से कहीं तक कोई मदद नहीं कर रहे हैं। बाद में ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी इस खबर का ये असर हुआ, पूरा चैनल नेगेटिव है। मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैं जब वर्किंग में था तो मेरे एक बॉस थे, तो उन्होंने कहा था कि समाचार पत्र वो कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे, क्योंकि ये सबसे बड़ा टेंशन का सोर्स है। और आपको अगर डिप्रेशन से बचना है तो आप समाचार पत्र और टीवी पर न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। तो इस बीमारी में यदि आपको डिप्रेशन और इस बीमारी की घबराहट से बचना है, बीमारी से डरिए लेकिन घबराइए मत, और घबराहट से बचना है तो समाचार पत्र मत पढ़िए और टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल पर बहस मत देखिए। हाँ, आज ज़रूर एंजॉय कीजिए, शाम को बंगाल के चुनाव के बारे में आएंगे। और मेरे ख्याल से यही कारण है कि आईपीएल को लोगों को थोड़ा सुकून देने के लिए आईपीएल सरकार ने परमिशन दी होगी। हालांकि इस पर मैं बहस करूँगा, कल इस पे एक पैनल डिस्कशन होगा, तो वो भी आप देखिए। मेरे कुछ प्रखर मित्र होंगे जो आईपीएल के बारे में अपनी विचार रखेंगे और हम इस निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या वास्तव में आईपीएल ज़रूरी था या नहीं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप कोरोना के विरुद्ध वो नारा मास्क है ज़रूरी, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, बिल्कुल ध्यान रखिए। और आपके भीतर बैठे परमात्मा को एक बार बहुत बहुत प्रणाम, और इस परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको और मुझे और सारे देशवासियों को सुरक्षित रखे कोरोना से। नमस्कार।